हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आज मैं बात करूंगा एक ऐसी यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जिसने हर एक उस मुद्दे के बारे में बात करी है जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए थ्रेट हो सकता है। स्पेशली ये रिपोर्ट यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी है, तो हालांकि बात ये की जाएगी जो सेंटर में होगा वो यूएस होगा, बट इसमें कैसे इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रख सकता है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं। और साथ साथ में हम इसमें पाकिस्तान का एंगल की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, ईरान, हमास, इन सब के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। और मैंने इस लेक्चर में इतनी मेहनत करी है जो आपको रिफ्लेक्ट होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस लेक्चर में ऐसे ही लेक्चर मैं बनाता रहूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेटेड फील करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1.5 या 1.75x की स्पीड पे सुन सकते हैं, बट ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें मैं आपको सारे एंगल बताते हुए नजर आऊंगा, बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात मैं करता हुआ नजर आऊंगा। अब आप बोलेंगे कि इस यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को हम इतना सीरियसली क्यों लें? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 18 ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके इनपुट्स लिए गए हैं और यह कोई छोटी बात नहीं है। और उन्होंने यह साफ साफ कहा है कि आने वाले टाइम पे एक एक्सिस बन रहा है जिसमें रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा ग्रुप बनाने चाहेंगे या फिर ऐसी अलायंस उभरती हुई नजर आएगी जो ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डगमगा सकता है, हिल सकता है। ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बट इसमें कैसे इंडिया चाइना एंटर करते हैं, कैसे इसमें रशिया के बारे में बात की जाती है, जो भी ग्लोबल लेवल पे बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उन सारों के बारे में कुछ ना कुछ शॉकिंग रिवीलेशंस और खुलासे होते हैं। और मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां कैसे कैसे रेफरेंस आपको देना है, एविडेंसेस देने हैं, जिससे कि आप इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं वो आप अच्छे से समझ पाएं। अब पहली बात यह आती है, इस रिपोर्ट में साफ साफ यह खुलासा निकल के आता है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह कहती है कि कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना रिस्पॉन्सिबल है और उनके ऊपर एलिगेशन, एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं और इसके काफी प्रूफ्स भी मिले हैं, जहां पे हमें यह देखने को मिला है कि वहां पे एक फेंटेनाइल ड्रग है जिसके बारे में यूएस बहुत परेशान है। अब ये जो ड्रग है ये मैन मेड ड्रग है, यानी सिंथेटिक ड्रग है, इसको हम हाथों से बनाते हैं, इट्स नॉट ए नेचुरल ड्रग, और ये काफी सारे केमिकल से मिलकर बनता है, राइट। अब इंडिया और चाइना पे ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो केमिकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो जिन केमिकल से फेंटेनाइल बनता है, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना सप्लाई कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट निकल के आता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड फेंटेनाइल ट्रेड एलिगेशंस, राइट। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कहा जाता है कि इंडिया और चाइना ये दो ऐसे देश हैं जहां से हमें इसके सोर्सेस, यानी कि जो केमिकल्स फेंटेनाइल ड्रग को बनाने के लिए चाहिए वो हमें ट्रेस करने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं जो यूएस के अंदर इलीगल ट्रेड चल रही है इसकी, उसके पीछे इंडिया और चाइना रिस्पॉन्सिबल हैं। और चाइना के ऊपर तो ये साफ साफ एलिगेशन लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं ये यूएस की इकोनॉमी को कमजोर करने की एक तरीका है, एक साजिश है, और किस तरीके से यूएस को कमजोर किया जाए। अब ये फेंटेनाइल ड्रग इतना बड़ा इशू कैसे है? अब पहली आपको चीज समझनी पड़ेगी कि एक तो ये मैनमेड है, यानी आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और इसको काफी सारे केमिकल्स जो है एक साथ मिला के इसको बनाया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूएस के रेगुलेटर्स हैं, जो आप बोल सकते हो जो ऐसे ड्रग्स को अलाउ करती है, उन्होंने इस ड्रग को अलाउ किया था मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। जैसे आपको पता है मॉर्फिन एक ड्रग है, वैसी तरीके से फेंटेनाइल एक ड्रग है, बट फेंटेनाइल 50 से 100 गुना ज्यादा खतरनाक, आप ये कह सकते हो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू मॉर्फिन। और ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो बहुत ही सीवियर पेन, बहुत ही ज्यादा गंभीर पेन से गुजर रहे हैं, जिससे कि उनका पेन कम किया जा सके, इसलिए यूएस रेगुलेटर्स ने इसको अलाउ किया। बट कहीं ना कहीं ये अब फेंटेनाइल ड्रग जो है इलीगली एंटर कर रहा है यूएसए के अंदर, और काफी सारा यूथ ऐसा है जो इस ड्रग ओवरडोज से मर रहा है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न है यूएस के लिए, इसलिए यूएस इस पे इतना चिंतित है, इसलिए यूएस इतना कंसर्निंग है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और वही इंडिया और चाइना के खिलाफ ये चीज बोलते हुए नजर आते हैं इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। और अगर मैं आपको इसकी सीवियरिटी बताऊं तो जितने लोग इसके ड्रग ओवरडोज से मारे गए हैं वो नंबर सरपास करता है, यानी वो नंबर ज्यादा है उन अमेरिकन सोल्जर से जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी वर्ल्ड वॉर
2 के अंदर, इसलिए यह ज्यादा खतरनाक है। चाइना में, इंडिया में इसके वो केमिकल्स मिलते हैं, फिर ऐसे लोग जिनका एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ी ट्रेड है, वो क्या करते हैं, इन केमिकल से फेंटेनाइल ड्रग को बनाते हैं और फिर वो मैक्सिको से पास होता हुआ यूएस के अंदर इलीगली एंटर करता है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे, जिससे कि इन चीजों को रोका जा सके। और उन्हें साफ साफ कहा कि अगर आप ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे जिससे कि ये केमिकल्स का एक्सपोर्ट ना हो, तो अब तक आपके ऊपर ये टैक्सेस, टैरिफ्स हम लगाते रहेंगे, क्योंकि आप अभी तक नाकाम रहे हो इस चीज के अंदर। आप अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हो इन केमिकल्स को, जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है। ये साफ साफ वो कहते हुए नजर आते हैं, और इसकी वजह से एक मेजर और मैसिव पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हमें यूएस के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना ने कदम उठाए हैं जिससे कि ऐसा हो सके, जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाए, और इंडिया ने भी काफी सारे ऐसे सेवरल स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि ये केमिकल सेल्स जो है वो आगे ना जाए। अब मैंने आपको बताया कि कैसे ये फेंटेनाइल जो है यूएस के अंदर जाता है, क्योंकि जब चाइना और इंडिया के मार्केट में ऐसी कुछ दुकानें हैं या फिर ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे केमिकल्स निकाल रही हैं, और फिर ऐसे चैनल के थ्रू वो एंटर करता है यूएस के अंदर मैक्सिको के थ्रू, राइट। इसीलिए मैक्सिको के ऊपर बोला था कि हम बॉर्डर बना देंगे, वॉल बना देंगे, इनको टैरिफ लगा देंगे, इनको एंट्री नहीं देंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन था, और 2 दशकों में ये चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट हुई हैं, ज्यादा बाहर निकल के आई हैं। और 2018 में इंडियन अथॉरिटीज ने भी जब यूएस एजेंसी के साथ में कॉर्पोरेट किया था, तो इन्होंने काफी सारे ऐसे चाइनीज नेशनल्स थे, उनको अरेस्ट किया था जो ये ऑपरेशंस चला रहे थे। और रिसेंटली अगर आपको बताऊं तो एक हैदराबाद की फर्म थी, उसको भी पकड़ा गया और पाया गया कि वो भी ऐसे केमिकल्स को सप्लाई कर रही थी। इन्हें प्रीकर्सर केमिकल्स कहा जाता है, जो इस फेंटेनाइल ड्रग को बनाने में काम आते हैं। तो अब आपको इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा। बट ये मैटर क्यों कर रहा है? मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से ये बहुत ही बड़ा मेजर हेल्थ क्राइसिस बन चुका है यूएसए का, जहां पे बहुत ज्यादा जाने जा रही हैं इसके ड्रग ओवरडोज से, और नंबर के बारे में मैं बात कर चुका हूं, किस तरीके से नंबर क्रॉस कर देता है वर्ल्ड वॉर 2 में जितने अमेरिकन सोल्जर्स ने जान गंवाई थी उससे भी ज्यादा। तो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी उनके ऑपरेशंस हैं इस ड्रग सप्लाई के लिए, उनको और मजबूत करना चाहिए, यूएस को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के रिलेशंस के बीच में ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक टेंशन उभर के आ सकती है। इस चीज का ध्यान हमें रखना है। अब दूसरा हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा है जिससे वो यूएस की नजर से बाहर रहे। और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की अगर फाइंडिंग्स की मैं बात करूं तो पाकिस्तान इस बार तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में कहीं ना कहीं वो जीतता हुआ नजर आता है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बिगिनर्स का लर्नर फेस्टिवल चालू हुआ है, जो कि 4 से 6 अप्रैल है। आप यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट फंडामेंटल्स कवर कर सकते हैं, इंटरैक्टिव पोल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, डाउट्स अपने क्लियर करा सकते हैं, अमेजिंग रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हैं। और अगर आप 2025, 26, 27 की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीटली फ्री किट हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मिल जाएगा 2025 से 2026 के लिए जो आप एग्जाम दे रहे हैं, जहां पे जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी बिगनर्स किट का, तो हमारे पास में बिगनर्स किट भी है, और प्रीलिम्स के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं उसमें आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं UV50। अब दूसरा मुद्दा आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ट्रिक्स और ट्रिप्स, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे झांसे देता हुआ नजर आता है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। जब 2024 में ये रिपोर्ट आई थी तो साफ साफ ये इनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को। ये पहले रिपोर्ट में कहा गया था। अब बट इस बार, और ये काफी टाइम से भी यूएस इंडिया के जो रिलेशनशिप रहे हैं उसमें एक नासूर की तरह रहा है जब भी हमने पाकिस्तान के इस मुद्दे को उठाया है तो। और ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सेफ हेवंस प्रोवाइड करता है टेररिस्ट को, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है। बट इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने, आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बार पाकिस्तान को थैंक्स कहा था, जिस तरीके से काबुल मॉन्स्टर यानी कि वो इंसान जिसको जाफर कहा जाता है वो रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए, जब अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस 2021 में विड्रॉ कर रही थी, तो जब वो काबुल एयरपोर्ट का जो गेट है, एबे गेट, वहां पे जो एक्सप्लोजन होता है सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा, उसमें बहुत सारे सोल्जर्स की जान जाती है, अफगान नेशनल्स की जान जाती है, तो उसको पकड़वाने में मदद करी थी। बट आपको ये समझना पड़ेगा ये सिर्फ झांसे हैं, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं। ऐसा वो हमेशा से करते हुए आए हैं जब भी उनको नेशंस के साथ में अच्छे रिश्ते रखने होते हैं, चाहे से वो चाइना के साथ रखने हो तो जब युगुआर मुस्लिम्स है उनको पकड़वा देते हैं, जब रशिया की बात करनी हो तो जो चेचन्या रीजन है जहां पे चेचियंस रहते हैं उनको डिपोर्ट करवा देते हैं या फिर उनको पकड़वा देते हैं रशिया के लिए। सेम उन्होंने इस बार ऐसा किया है। जो
काबुल मॉन्स्टर था उसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पे पकड़ा, अरेस्ट किया और उसके बाद में उसको डिपोर्ट करा दिया और भेज दिया यूएसए, जिससे कि सामने वाली कंट्री को यह लगे कि ये टेररिस्ट के खिलाफ स्टेप्स ले रहे हैं। और हालांकि ये हमें पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स को मैनेज करता हुआ आया है, जैसे मैंने आपको सेफ हेवंस के बारे में, फाइनेंसिंग के बारे में बताया, और मैं अपने पहले लेक्चर में भी ये चीज बता चुका हूं कि किस तरीके से हमें सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं जहां पे जैश ए मोहम्मद के हमें हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, उनकी बिल्डिंग्स धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, और ये अछूता नहीं है या किसी को पता नहीं है, सबको पता है ये चीज। और यूएस इंटेलिजेंस भी इन टैक्टिक्स से अवेयर है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो ये अपनी टैक्टिक्स लगाता हुआ नजर आता है और कहता हुआ नजर आता है कि अभी तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी वजह से आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। हां, इस बार यह हुआ है कि इस रिपोर्ट ने डायरेक्टली पाकिस्तान को अक्यूज नहीं किया है कि आप टेरर नेटवर्क्स और टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं इस्लामाबाद और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमें अटैक देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस नैरेटिव को दोबारा से शिफ्ट कर सकता है, तो ऐसे खुश होने की बात भी नहीं है। फिर यह रिपोर्ट बात करती है कि किस तरीके से चाइना आने वाले टाइम पे एक मिलिट्री थ्रेट साबित हो सकता है यूएसए के लिए। हालांकि 2024 में जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम पे चाइना की वीकनेसेस पे बात की गई थी, बट इस बार बात की गई है चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ पे, और साफ साफ स्पेसिफिकली मेंशन किया जा सकता है कि जिस तरीके से चाइना के पास में अब कैपेबिलिटी है कि वो ऐसी एयर स्ट्राइक्स, ऐसी प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स कर सकती है, प्रिसाइजली ऐसी लोकेशन पे अटैक कर सकती है जो कि यूएस टेरिटरीज है, जैसे कि आपकी गुआम, जैसे कि आपकी अलास्का, जैसे कि आपकी हवाई, और ये सारी चीजें ज्यादा कहीं ना कहीं थ्रेटन करती हैं यूएस को भी। और दूसरा मुद्दा है चाइना को लेके, जो चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पे चाइना वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, वहीं ताइवान ये बोलता है कि हम चाइना का हिस्सा नहीं है, हम एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। और उसी बीच में यूएस फंसा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट एक्नॉलेज कर रही है यूएस का इन्वॉल्वमेंट इन ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, और कहीं कहीं इसके बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ताइवान, आपको भी पता है कि अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, जब भी हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात करते हैं जिससे काफी सारे देशों में सामान पहुंचता है। अब आपको भी पता है कि इस टाइम पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इस रीजन में वॉर होती है तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस यूएस के पास में होना चाहिए वो एक्सेस नहीं पहुंचेगा। और आपको यह पता है यूएसए ने अभी रेस्ट्रिक्ट कर दी है अपनी जो टेक्नोलॉजी, वो एआई की और जो आपकी सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जो चाइना को देती थी वो बंद कर दी है। तो अब कहीं ना कहीं ताइवान के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी बढ़ जाती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए अभी मिलिटराइज कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन को, और यहां पे इंडिया का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उभर के आता है। इसीलिए वो ग्रीनलैंड को बाय करने की बात करते हैं, कि कहीं ना कहीं वो ग्रीनलैंड पे अपना एक स्ट्रेटेजिक बेस बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो इंडो पैसिफिक के अंदर मिलिटराइजेशन बढ़ा सके, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट उभरता है तो इंडिया की मदद से वो इस चीज को काउंटर कर सके। हालांकि मैं ये कहता हूं इंडिया इस वॉर में नहीं पड़ेगा, बट हां, जब भी बात आएगी चाइना के थ्रेट को काउंटर करने की तो यूएसए पक्का और 101%, 200% इंडिया को यूटिलाइज जरूर करेगा। अब मैटर इसलिए करता है क्योंकि वे इस बार यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट साफ साफ ये कह रही है कि जो कैपेबिलिटीज हैं अब उनको सीरियसली लिया जा रहा है, जो चाइना की मिलिट्री है, चाइना की नेवल फोर्सेस हैं, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहां पे इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यूएसए जो है अपना फोकस एंटायरली इंडो पैसिफिक पे ले आएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने आप को यूरोपियन रीजन से खींच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिडिल ईस्ट से रीजन से खींच रहे हैं। जितना जल्दी ये वॉर खत्म हो सके, जितना जल्दी यूरोपियन नेशंस इंडिपेंडेंट हो सके, वो सारी चीज वो चाहते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा फोकस उनका इंडो पैसिफिक पे चला आए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले टाइम पे अगर उनकी डोमिनेंस को कोई खतरा दे सकता है या उनके लिए खतरा है तो वो चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए हमें इस रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी, और साथ साथ में इंडिया को जितना सपोर्ट करना है उतना सपोर्ट करना होगा। आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। फिर उसके बाद में वो बात करते हैं कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें रशिया की क्या स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और किस तरीके से रशिया ने उनको सरप्राइज किया है, इसके बारे में बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है
कहीं ना कहीं उसने रशिया चाइना का जो रिलेशन था उसको और मजबूती बनाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब यूएस यूक्रेन को फंडिंग दे रहा था तो रशिया जो है वो वैसे ही यूएस को पसंद नहीं करता, और जब यूक्रेन को और फंडिंग मिली, नेटो का एक्सपेंशन की और बात करी, तो रशिया और नाराज हो गया। और आपको पता है रशिया और चाइना का एक ही मोटिव है कि हम यूएस की डोमिनेंस को कम करें, हमारा इंफ्लुएंस ज्यादा बढ़ाएं। इसीलिए मॉस्को जो है उनके लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बनता हुआ नजर आ रहा है। और रशिया ने साफ साफ यह भी प्रूव करा है कि उनकी इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री कितनी ज्यादा ताकतवर है, और कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए वो हमेशा खड़े रहेंगे ऐसी सिचुएशन में। और यही चीज सरप्राइज करती है, जब भी आपने सैंक्शन लगाए तब भी इनकी इकोनॉमी खड़ी है, और यह सबसे ज्यादा खास बात है। और दूसरा, रशिया के बारे में पहली चीज तो इनका कंसर्न है कि जिस तरीके से रशिया और चाइना का एक्सेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, कैसे रशिया अभी भी खड़ा है वेस्टर्न सैंक्शन के बाद में। और तीसरा रीजन है किस तरीके से रशिया शैडो वॉर चलाता हुआ आता है, जिस तरीके से वो अपने प्रोपेगेंडा फैलाता है, वेबसाइट्स को हैक करता है, अपना ही एक नैरेटिव बनाता हुआ नजर आता है, जो कहीं ना कहीं जो साइबर अटैक्स है और जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, वो एक कारण यूएस और उसके एलिज के लिए खतरा हो सकता है। और यूएस इंटेलिजेंस ने इसको बार बार बताया है कि जिस तरीके से रशिया प्रोपेगेंडा चला रहा है, मिस इंफॉर्मेशन कर रहा है, डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है, वेबसाइट्स को हैक कर रहा है, अपना नैरेटिव चला रहा है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो यूनिटी है, यानी वेस्टर्न जो नेशंस हैं, उनके बीच में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। और वो आपको अभी देखने को मिली गई होगी, जिस तरीके से यूएसए अब यूक्रेन से अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो यूरोपियन नेशंस हैं वो इस चीज से, यूरोपियन यूनियन के रीजन जो नेशंस हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। तो ये साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं, अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शिफ्ट हो रही है। पहले जहां पे वो रशिया को आइसोलेट करना चाहते थे, अब वो रशिया के साथ में लिंक बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिससे कि रशिया और चाइना का जो एक्सिस उभरता हुआ नजर आ रहा है उसको थोड़ा कम किया जा सके। इसलिए उन्होंने अपनी साइबर आर्मीज को हटा दिया जो काउंटर करते थे रशिया की तरफ से साइबर अटैक्स को। इसीलिए वो प्लान कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो 17 से 18,000 सैंक्शंस हमने लगा रखे हैं उसको धीरे धीरे हम कम करें, जिससे रशिया के साथ में हम रिलेशन बनाएं, और जो रशिया चाइना का एक्सिस या रशिया चाइना की दोस्ती जो मजबूत हो रही है वो धीरे धीरे खत्म होती जाए। फिर वो बात करते हैं ईरान, हमास और मिडल ईस्ट वॉलेटिलिटी पे, कि ईरान, हमास और मिडल ईस्ट में जो अभी आपको गहमा गहमी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पूरा मिडल ईस्ट इंस्टेबल है, उसके बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्सिस उभरती हुई नजर आ रही है, और इंडिया क्या कर सकता है व्हेन इट कम्स टू इमीडिएट स्टेप्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्टेप्स, बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स इज इंडिया। दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी अ स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। इसीलिए मैंने इस रिपोर्ट के बेसिस पे काफी सारे आर्टिकल सर्च किए, काफी सारी चीजें देखी, तब जाके ये समझ में आया कि कैसे ये पूरा गेम चल रहा है। तो अब यूएस इंटेलिजेंस ये साफ साफ कहती है कि ईरान हमारे लिए उतना खतरा नहीं है जितना पहले खतरा था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और जो ईरान की कैपेबिलिटीज हैं हमने उनको भी कमजोर कर दिया है। और ऐसा इजराइल ने भी किया था, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया व्हेन इट कम्स टू इजराइल हमास वॉर, तो इजराइल ने जो भी एयर स्ट्राइक्स करी, कहीं ना कहीं जो ईरान का डिफेंस सिस्टम था, ईरान की मिलिट्री थी, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। और पर्टिकुलरली जब वो हमास को, हिजबुल्लाह को, इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इजराइल ने उनकी भी कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से जो ईरान का एग्जिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हाउदीज, ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स आते हैं, उनकी कमर तोड़ने के बाद में जो ये रेजिस्टेंस का एम था कि हम काउंटर कर सकें यूएस के और इजराइल के इन्फ्लुएंस को, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। इस चीज से ये रिफ्लेक्ट होती हैं। और जो ट्रंप का नया ऑफर आया है, न्यू यूएस ईरान न्यूक्लियर डील, उसमें भी हमें एक चीज देखने को मिली है कि जहां पहले यूएई मीडिएट करता था इस डील के बीच में, इस बार ओमान डील के बीच में मीडिएट कर रहा है, या फिर मीडिएटर का एक रोल निभा रहा है। जिसी तरीके से साइमल्टेनियसली अब जो हाउदीज पे अटैक हो रहा है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को तोड़ा है इजराइल की एयर स्ट्राइक्स ने, जिसको यूएस सपोर्ट करता है। और अभी आपको जिस तरीके से देखने को मिला, तेहरान को, ईरान को बोला गया कि अगर आप डील साइन करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप डील साइन नहीं करेंगे तो हम हाउदीज पे अटैक कर देंगे और आप पे भी अटैक कर देंगे। और इसी वजह से यूएस जो है एयर स्ट्राइक्स करता हुआ नजर आता है हाउदीज का, जो कि ईरान बैक्ड एक रेबल्स हैं या फिर एक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। साफ साफ एक वार्निंग दी जा रही है ईरान को कि या तो आप मान जाइए, नहीं तो आपके जितने भी एसेट्स हैं उनको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद में आपको खत्म करेंगे, क्योंकि अब हम आपको उतना बड़ा खतरा नहीं मानते हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो अभी भी यूएस की जो पॉलिसी है वो ईरान के ऊपर अनसर्टेन है कि आने टाइम पे क्या होने वाला है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं,
इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है और जो रीजनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया को बहुत सावधानी से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस देखने पड़ेंगे। इंडिया का मकसद ये होना चाहिए कि वो बैलेंस करता हुआ नजर आए, और इंडिया हमेशा से इस काम में अच्छा रहा है। जब भी उसे जो भी ऐसे पावर्स, ऐसे क्लैशेस, ऐसे युद्ध देखने को पड़ते हैं, ऐसी सिचुएशन देखने को पड़ती है, तो इंडिया हमेशा से बैलेंस करने में आसान रहा है। तो वो ईरान को भी बैलेंस करे, यूएसए को भी बैलेंस करे, और अपनी सिक्योरिटी एनर्जी नीड्स जो है वो भी अच्छे से रखे। फिर बात की जाती है कि कैसे आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा वायलेंट वर्ल्ड होने वाला है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। उसमें ये बात करते हैं एक एक्सिस की, जिसका नाम देते हैं एडवर्सरियल एक्सिस, यानी कि जो इनके दुश्मन है वो एक्सिस बनाते हुए नजर आएंगे, जिसमें आपका रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और आपका चाइना आएगा, जो कि कहीं ना कहीं यूएस के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चीज कर रहे हैं कि हम कैसे ईरान को कमजोर कर सके। ईरान को कैसे कमजोर किया जा सकता है? जिस तरीके से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह को तोड़ेगा, उनकी कमर तोड़ेगा। फिर जिस तरीके से यूएस एयर स्ट्राइक्स करते हुए हाउदीज की कमर तोड़ रहे हैं, तो ईरान वहां कमजोर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर न्यूक्लियर डील साइन हो जाती है ओमान की वजह से, तो ईरान तो गया एज अ प्लेयर। फिर उसके बाद में बात करते हैं रशिया और चाइना की, तो अगर रशिया को अपनी तरफ ले लिया या अपनी तरफ थोड़ा टिल्ट करवा लिया, तो ये जो एक्सिस बड़ा हो रहा है, या फिर ये जो एक्सिस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ये कमजोर हो जाएगा। तो आपका ईरान गया, आपका रशिया गया, आपका चाइना गया, और फिर नॉर्थ कोरिया अकेला बचेगा, तो वो इतना ताकतवर नहीं होगा। ये सारी की सारी प्लानिंग है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो हालांकि इस रिपोर्ट में नहीं लिखी हुई है। ऑब्वियसली जो आप पैटर्न्स देखते हैं उसके हिसाब से आप एनालिसिस करते हैं और आप डिकोड करते हैं उस पैटर्न को। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि ईरान अकाउंटेबल रहे, जिससे कि डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन रहे, और उसी के साथ साथ वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, जिससे कि रशिया जब इनकी साइड आए या फिर ये एक्सिस कमजोर हो, तो हम चाइना को इंडिया के साथ में मिलकर कैसे चाइना को काउंटर कर सकें। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अब सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, जो हमें समझना होगा। पहली चीज, अब इंडिया तो है किसी भी नेशन के साथ में अलाइन नहीं है, बट हां उसके सारे के साथ में अच्छे टाइज हैं, जितने भी की प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, जब आपस में जितने प्लेयर्स के साथ हमारे अच्छे टाइज हैं वो खुद लड़ रहे हैं, तो उनके साथ में टाइज कैसे बनाए जाएं। और जिस तरीके से यूएस चाइना के बीच में टेंशंस बढ़ रही हैं, तो इंडिया को नेविगेट करना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा केयरफुली। लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? इमीडिएटली हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि जो ये फाइंडिंग्स आई हैं, जिससे यूएस जो चाहता है, जो एम कर रहा है, उसको हम काउंटर कर सके, और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वो अच्छी चलती रहे। पहली चीज, जो भी काउंटर ड्रग पॉलिसीज हमें लानी चाहिए, यानी जो फेंटेनाइल वाला इशू है उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। ऐसा कोई भी सोर्स नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर जो फेंटेनाइल ड्रग से रिलेटेड ऐसे केमिकल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे यूएस के साथ में अच्छे रिश्ते हो। अब ढंग से एनालाइज करना। फिर दूसरा, पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे वो टेररिस्ट ग्रुप को बढ़ावा देते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, उसको हमें खुद डील करना पड़ेगा। उसमें आप यूएस को मत इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप यूएस को इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आप यूएस को नाराज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो यूएस के साथ में भी आपके टेंशन बढ़ सकते हैं। तो दूसरा स्टेप ये। तीसरा, अपने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाइए इंडो पैसिफिक के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था, ये क्यों किया जा रहा है, तभी इंडोनेशिया के साथ में ब्रह्मोस की डील साइन हुई, तभी फिलीपींस के साथ में ब्रह्मोस की डिजाइन साइन हुई, तभी हमने क्या किया, हमने क्वाड बनाया, राइट। इसलिए हम चाहते हैं कि हम कैसे ना कैसे करके हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस को बढ़ा के हम किसको, चाइना को भी काउंटर कर सके। तो एक तरफ चाइना को काउंटर कर लिया, यूएस को नाराज नहीं किया, पाकिस्तान को भी मैनेज कर लिया। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, और यूएस, रशिया एंड चाइना के साथ में हमें एक बहुत अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि हमारे जो स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस हैं वो इन नेशंस के बीच में क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। और जब मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, और डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले काफी बार बताया है, डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारी रीजनल पार्टनरशिप है उस पे आप फोकस बढ़ाइए, स्पेशली इंडो पैसिफिक पे, चाहे वो क्वाड हो, एससी हो, ब्रिक्स हो, और अभी जिस तरीके से फिलीपींस ने इनवाइट किया हमें स्क्वाड बनाने के लिए, तो वो भी ज्यादा मैटर करती है। और फिर आपके जो साइबर सिक्योरिटी उसको स्ट्रेंथन कीजिए। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, जिस तरीके से आपके ऊपर हैक्स किए जाते हैं, आपकी वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, साथ साथ में ऐसे मेजर्स लीजिए जो कि ग्लोबल लेवल पे जो प्रोपेगेंडा थ्रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा जिस बारे में मैं बात कर रहा था। मैं एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूं कि मैंने क्या बात करी। यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसको 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट दिए हैं, और वो बहुत ज्यादा शॉकिंग रिवीलेशंस करते हैं।
पहला हमने बात करी थी फेंटेनाइल ड्रग ट्रेड से रिलेटेड, जहां पे इंडिया के यूएस के साथ में डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ सकती हैं और इंडिया को क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्यों फेंटेनाइल ड्रग जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है और बहुत बड़ा मेजर हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल रहा है यूएस के अंदर। दूसरी बात करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेल रहा है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, बट ये टैक्टिक्स यूएसए को पता है, लेकिन हमारे स्टेप्स जो हैं वो पाकिस्तान के बेसिस पे होने चाहिए, ना कि यूएस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा मैंने बात करी आपको कि कैसे चाइना जो है, चाइना जो मिलिट्री है, चाइना की जो मिलिट्री राइज हो रहा है उसको उनको सीरियसली लेना पड़ेगा, जिस तरीके से पहले उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब रशिया और चाइना जो है नजदीक आ रहे हैं। और कैसे रशिया ने यूएस को सरप्राइज किया है कि इतनी लंबी वॉर होने के बावजूद भी आज भी उनकी इकोनॉमी खड़ी है, चाहे उनके ऊपर कितने वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए, चाहे से 100 रुपए में से अगर मैं बात करूं तो 40 रुपए डिफेंस की स्पेंडिंग पे जाता है, फिर भी रशिया खड़ा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और फिर आता है आपका ईरान, हमास और मिडिल ईस्ट, किस तरीके से ईरान के साथ में इनको डील करनी चाहिए, जिससे कि जो एडवर्सरी है ये रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये जो ग्रुप है वो एक साथ आपस में ना आ पाए और यूएस के साथ में टेंशन ना हो। और मैंने बताया कि इंडिया कैसे इन सारे सिचुएशंस के बीच में अपनी इमीडिएट स्टेप्स और लॉन्ग टर्म स्टेप्स डिजाइन कर सकता है, जिससे कि ऐसी कोई नौबत ना आए कि इंडिया के किसी भी नेशन के साथ में उनके रिश्ते खराब हो। तो आपको कंप्लीटली ये चीज समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करिए तो आप कोशिश कीजिए इसको किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल be very meaningful for me, it will be very motivating for me, so ऐसे में वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।